पूरा परिवार शादी में जा रहा था। सास ने कहा, गाड़ी में तेरे लिए जगह नहीं है। मैं चुपचाप अपना सामान लेकर चली गई। रात को जब वे लौटे तो मेरे कमरे का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। मेरा नाम नैना है। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। मेरे पति आदित्य एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। घर में सास ससुर, जेठ जेठानी और देवर रहते थे। शादी के बाद मैंने हमेशा यही कोशिश की कि इस घर में किसी को मुझसे शिकायत ना हो। सुबह सबसे पहले उठना, सबके लिए नाश्ता बनाना, घर की सफाई, दोपहर का खाना, शाम की चाय, रिश्तेदारों की खातिरदारी, सब कुछ मैं बिना किसी शिकायत के करती रही। मुझे लगता था कि समय के साथ मैं भी इस परिवार का हिस्सा बन जाऊंगी। लेकिन 3 साल बाद भी मुझे ऐसा महसूस कराया जाता था जैसे मैं इस घर की बहू नहीं, सिर्फ काम करने वाली हूँ। उस रविवार पूरे परिवार को एक रिश्तेदार की शादी में जाना था। पिछले 10 दिनों में मैं उसी शादी की तैयारियों में लगी हुई थी। सासू माँ के कपड़े प्रेस करवाना, जेठानी का ब्लाउज समय पर दर्जी से लाना, बच्चों के कपड़े तैयार करना, मिठाइयों के डब्बे पैक करना, हर काम मैंने किया। यहाँ तक कि अपनी पसंद की नई साड़ी भी मैंने 2 महीने पहले अपनी सैलरी से खरीदी थी। मन में पहली बार खुशी थी कि इतने दिनों बाद कहीं पूरे परिवार के साथ जाऊंगी। शादी वाले दिन सुबह 4 बजे उठकर मैंने सबके लिए नाश्ता बनाया, रास्ते के लिए खाना पैक किया और खुद जल्दी जल्दी तैयार होने चली गई। जब मैं तैयार होकर बाहर आई तो देखा कि सब लोग गाड़ी में बैठने की तैयारी कर रहे थे। मैंने अपना छोटा सा बैग उठाया और गाड़ी की तरफ बढ़ी ही थी कि सासू माँ ने ऊंची आवाज में कहा, अरे बहू, तू कहाँ आ रही है? मैंने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, शादी में। उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे जवाब दिया, गाड़ी में जगह नहीं है तो घर पर ही रह जा। वैसे भी कोई तो घर देखने वाला चाहिए। मुझे लगा शायद मजाक कर रही हैं। मैंने गाड़ी की तरफ देखा। 7 सीटर गाड़ी में सिर्फ 5 लोग बैठे थे। पीछे की 2 सीटें खाली थी। मैंने धीरे से कहा, माँ जी, पीछे तो जगह है। तभी जेठानी हंसते हुए बोली, वो सीटों पर रास्ते का सामान रखा जाएगा। मैंने देखा, वहां सिर्फ 2 छोटे बैग रखे थे जिन्हें आसानी से नीचे रखा जा सकता था। मैं कुछ और कहती, उससे पहले सासू माँ बोली, हर बात में बहस मत किया कर, घर में रहकर आराम कर। मैंने आदित्य की तरफ उम्मीद से देखा। मुझे लगा वह कहेगा, वाह, नैना भी चलेगी। लेकिन उसने सिर्फ एक बार मेरी तरफ देखा और बोला, माँ जैसा कह रही हैं वैसा ही रहने दो, हम रात तक लौट आएंगे। उस एक वाक्य ने मेरा दिल तोड़ दिया। मुझे शादी में ना जाने का दुख कम था, लेकिन अपने पति का यूं चुप रह जाना ज्यादा चुभा। गाड़ी चल दी। मैं दरवाजे पर खड़ी उसे दूर तक जाती देखती रही। पड़ोस की 2 महिलाएं यह सब देख रही थी। उनमें से एक ने दूसरी से कहा, लगता है बहू को जानबूझकर नहीं ले गए। मैं अंदर चली आई ताकि कोई मेरे आंसू न देख सके। कमरे में पहुंचकर मैंने आईने में खुद को देखा। नई साड़ी, हल्का मेकअप, हाथों की चूड़ियां, सब कुछ बेकार लगने लगा। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि इस घर में मेरी जरूरत सिर्फ तब तक है जब तक मैं काम करती रहूं। मैं कुछ देर चुप बैठी रही, फिर अलमारी खोली और धीरे धीरे अपने जरूरी कपड़े एक बैग में रखने लगी। कोई गुस्सा नहीं था, कोई शोर नहीं था, बस मन पूरी तरह शांत हो चुका था। मैंने अपने सारे जरूरी दस्तावेज, एटीएम कार्ड, नौकरी से जुड़े कागज और कुछ कपड़े रखे। फिर पूरे घर की सफाई की, गैस बंद की, दरवाजे खिड़कियां चेक की और अपने कमरे की मेज पर एक छोटा सा लिफाफा रख दिया। उसमें सिर्फ एक चाबी और एक पर्ची थी। पर्ची में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिस घर में बहू के लिए एक सीट नहीं होती, वहां उसका दिल भी ज्यादा दिन नहीं टिकता। इसके बाद मैंने घर का मुख्य दरवाजा बाहर से लॉक किया, चाबी पड़ोस की शर्मा आंटी को देते हुए सिर्फ इतना कहा, अगर घर वाले पूछे तो ये चाबी उन्हें दे दीजिएगा। शर्मा आंटी ने हैरानी से पूछा, बेटा, सब ठीक तो है? मैंने मुस्कुराकर कहा, अब तो सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर मैं अपना बैग उठाकर वहां से चली गई। उधर शादी में बैठे पूरे परिवार को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस बहू को वे सिर्फ एक खाली सीट देने से बच रहे थे, वह उसी दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेकर घर छोड़ चुकी है। रात करीब 10:30 बजे जब सब हंसते गाते वापस लौटे और सलमा आंटी ने बिना कुछ कहे उनके हाथ में घर की चाबी और वह छोटा सा लिफाफा रखा, तो पहली बार सबके चेहरों की मुस्कान गायब हो गई। शर्मा आंटी के हाथ से चाबी और वह छोटा सा लिफाफा लेते ही सासू माँ का माथा सिकुड़ गया। उन्होंने झुंझलाकर पूछा, ये क्या है?
शर्मा आंटी ने शांत स्वर में कहा। बहू दोपहर में एक बैग लेकर गई थी। जाते जाते बस इतना कहा कि यह चाबी आपको दे दूं। इतना सुनते ही आदित्य का चेहरा उतर गया। उसने तुरंत लिफाफा खोला। अंदर रखी पर्ची पढ़ते ही उसके हाथ कांप गए। जिस घर में बहू के लिए एक सीट नहीं होती, वहां उसका दिल भी ज्यादा दिन नहीं टिकता। कुछ सेकंड तक पूरे आंगन में सन्नाटा छाया रहा। सासू माँ गुस्से में बोली, ड्रामा करके गई है, 2 घंटे में खुद लौट आएगी। लेकिन आदित्य बिना कुछ बोले सीधे हमारे कमरे की तरफ भागा। दरवाजा खोलते ही उसके कदम वहीं रुक गए। अलमारी का आधा हिस्सा खाली था। मेरे रोज पहनने वाले कपड़े नहीं थे। ड्रेसिंग टेबल से मेरी जरूरती चीजें गायब थी। फाइल रखने वाली दरार खुली थी और उसमें रखे मेरे दस्तावेज भी नहीं थे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मैं गुस्से में नहीं, सोच समझ कर गई हूँ। उसने तुरंत मुझे फोन लगाया। फोन बंद नहीं था, लेकिन मैं कॉल नहीं उठा रही थी। उसने लगातार 5 बार कॉल किया, फिर 10 बार। कोई जवाब नहीं मिला। उधर सासू माँ अब भी यही कह रही थी, मायके गई होगी, सुबह तक खुद लौट आएगी। तभी ससुर जी ने धीरे से कहा, अगर मायके गई होती तो जाते जाते पड़ोस में चाबी क्यों छोड़ती? वह घर छोड़कर गई है। यह सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। आदित्य ने बिना देर किए मेरे मायके फोन लगाया। वहां माँ ने हैरानी से कहा, नैना यहाँ नहीं आई, हुआ क्या है? आदित्य ने पहली बार झूठ नहीं बोला। उसने सिर्फ इतना कहा, वो घर पर नहीं है। माँ की आवाज बदल गई। मतलब, मेरी बेटी कहाँ है? फोन करते ही सासू माँ के चेहरे पर भी घबराहट साफ दिखने लगी। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि बात उनके हाथ से निकल चुकी है। उधर मैं किसी मायके या रिश्तेदार के घर नहीं गई थी। मैं सीधे उस महिला हॉस्टल पहुंची थी जहां मेरी कॉलेज की दोस्त सोनल वार्डन थी। कुछ महीनों पहले ही उसने मजाक में कहा था, अगर कभी जिंदगी में कहीं रुकने की जगह ना मिले तो मेरे हॉस्टल आ जाना। तब मुझे नहीं पता था कि एक दिन सच में वही जगह मेरी पहली मंजिल बनेगी। सोनल ने मुझे देखते ही पूछा, क्या हुआ? मैंने सिर्फ इतना कहा, आज पहली बार मुझे समझ आ गया कि मैं उस घर में सिर्फ काम के लिए थी, अपने होने के लिए नहीं। उसने बिना कोई सवाल किए मुझे एक कमरा दे दिया। रात भर मेरा फोन बजता रहा। आदित्य, सासू माँ, जेठानी, यहाँ तक कि देवर के भी कई कॉल आए, लेकिन मैंने किसी का जवाब नहीं दिया। अगली सुबह मैं अपनी कंपनी पहुंची। मेरी नौकरी अच्छी थी और पिछले 3 साल से मैं लगातार बचत भी कर रही थी। कंपनी की तरफ से मिलने वाले किराए के फ्लैट की सुविधा मैंने कभी नहीं ली थी, क्योंकि शादी के बाद उसकी जरूरत नहीं पड़ी। उसी दिन मैंने एचआर से बात की। उन्होंने 2 दिन के अंदर कंपनी का सर्विस अपार्टमेंट उपलब्ध कराने का भरोसा दे दिया। दूसरी तरफ घर में हड़कंप मचा हुआ था। पड़ोसियों को भी पता चल गया था कि बहू घर छोड़कर चली गई है। जो लोग कल तक शादी की तस्वीरें देख रहे थे, वही अब पूछ रहे थे, अरे बहू कहाँ है? सासू माँ हर किसी से यही कहती रही कि थोड़ा नाराज होकर गई है, लेकिन सच्चाई उनसे ज्यादा किसी को नहीं पता थी। दोपहर तक आदित्य को मेरे बैंक से एक मैसेज मिला। दरअसल घर के कई बिल मेरे खातों से ऑटो डेबिट होते थे। मैंने अपने सारे ऑटो पेमेंट बंद कर दिए थे और जिस जॉइंट अकाउंट में हर महीने अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा डालती थी, उससे अपना अधिकार भी हटा लिया था। अब पहली बार आदित्य को समझ आया कि मैंने सिर्फ घर नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी आर्थिक जिम्मेदारियां भी वहीं छोड़ दी हैं। उसी शाम घर की मेड भी काम छोड़कर चली गई, क्योंकि उसकी तनख्वाह मैं ही देती थी। रसोई में पहली बार सासू माँ और जेठानी दोनों खड़ी थी। बच्चों का होमवर्क, कपड़े, खाना, सफाई सब एक साथ सामने था। ससुर जी ने चुपचाप आदित्य की तरफ देखा और कहा, जिस बहू के लिए गाड़ी में एक सीट नहीं थी, आज उसी की कमी पूरे घर में दिखाई दे रही है। यह सुनकर आदित्य की भी आंखें झुक गई। उसने उसी रात फैसला किया कि अब वह मुझे ढूंढे बिना चैन से नहीं बैठेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मैं अब लौटने के लिए नहीं, अपनी शर्तों पर जीने के लिए घर से निकली थी। और अगले दिन जब वह आखिरकार मुझे ढूंढते हुए मेरे सामने पहुंचेगा, तब पहली बार उसे समझ आएगा कि सामान खोने के बाद सिर्फ सॉरी कह देना काफी नहीं होता। अगली सुबह आदित्य ने सबसे पहले मेरे ऑफिस में फोन किया, लेकिन वहां से सिर्फ इतना बताया गया कि मैं छुट्टी पर हूँ और मेरी निजी जानकारी साझा नहीं की जा सकती। उसके बाद उसने मेरी 2 सहेलियों से संपर्क किया। किसी ने भी मेरा पता नहीं बताया। दोपहर तक वह थककर घर लौटा तो पहली बार घर का माहौल उसे बोझ जैसा लगने लगा। रसोई में बिखरे बर्तन, बच्चों के स्कूल के डिब्बे
धुले बिना पड़े कपड़े और हर छोटी छोटी चीज के लिए हो रही बहस देखकर उसे एहसास हुआ कि जिस बहू को इस घर में कोई महत्व नहीं दिया गया, वही इस पूरे घर की सबसे मजबूत कड़ी थी। उधर मैं कंपनी के सर्विस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुकी थी। छोटा सा घर था, लेकिन वहां मुझे किसी की इजाजत लेकर सांस नहीं लेनी पड़ रही थी। पहली बार मैंने अपने लिए चाय बनाई, बालकनी में बैठकर उसे आराम से पिया और मन ही मन फैसला किया कि अब वापस तभी जाऊंगी जब मुझे सम्मान मिलेगा, दया नहीं। उसी शाम आदित्य को मेरे बैंक की एक और सूचना मिली। घर का बिजली बिल, इंटरनेट और बच्चों की ट्यूशन की फीस, जो अब तक मेरे खाते से जाती थी, इस बार भुगतान नहीं हुआ था। तब ससुर जी ने शांत आवाज में कहा, बेटा, घर सिर्फ चार दीवारों से नहीं चलता, रिश्ते और जिम्मेदारियां मिलकर घर बनाते हैं। हमने बहू को हमेशा जिम्मेदारी दी, लेकिन कभी उसका सम्मान नहीं दिया। पहली बार सासू माँ की आंखें भर आई। उन्होंने धीमे से कहा, मुझे लगा था बहू कहीं नहीं जाएगी। ससुर जी बोले, यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हमने उसे इंसान नहीं, आदत समझ लिया। उसी रात आदित्य को सोनल का फोन आया। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर सच में नैना से मिलना चाहते हो तो अकेले आना, किसी पर दबाव डालने की कोशिश मत करना। अगले दिन आदित्य अकेला मेरे अपार्टमेंट पहुंचा। मैंने दरवाजा खोला तो कुछ पल तक दोनों चुप रहे। उसने अंदर आने की अनुमति मांगी। मैंने बिना कुछ कहे दरवाजा खोल दिया। कमरे में बैठते ही उसने कहा, मैं तुम्हें लेने नहीं आया हूँ, मैं पहले अपनी गलती मानने आया हूँ। मैंने शांत स्वर में पूछा, कौन सी गलती? उसने सिर झुकाकर कहा, जिस दिन गाड़ी में तुम्हारे लिए सीट नहीं थी, उस दिन मुझे तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए था। मैं माँ को नाराज होने से बचाता रहा और तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मैंने कहा, आदित्य, उस दिन मुझे शादी में जाने का दुख नहीं था। दुख इस बात का था कि मेरे अपने पति को भी लगा कि मुझे छोड़ देना बिल्कुल सामान्य बात है। वह कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, घर चलो। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, घर? जिस जगह मेरे लिए एक सीट नहीं थी, उसे मैं घर कैसे मान लूं? वह चुप हो गया। कुछ सेकंड बाद बोला, अगर तुम वापस आओगी तो इस बार किसी की शर्त पर नहीं, अपनी शर्तों पर। मैंने पहली बार उसकी आंखों में देखा और कहा, मेरी पहली शर्त है, अब से मेरे सम्मान पर कभी समझौता नहीं होगा। दूसरी, घर के हर फैसले में मेरी भी बराबर की जगह होगी। और तीसरी, अगर फिर कभी किसी ने मुझे यह महसूस कराया कि मैं इस घर में बोझ हूँ, तो मैं बिना बताए चली जाऊंगी और इस बार वापस नहीं लौटूंगी। आदित्य ने बिना एक पल सोचे कहा, मुझे मंजूर है। उसी शाम वह मुझे लेकर घर पहुंचा। दरवाजे पर सासू माँ और ससुर जी खड़े थे। सासू माँ मेरे पास आई और बोली, बहू, उस दिन गाड़ी में जगह थी, लेकिन हमारे दिल छोटे पड़ गए थे, हमें माफ कर दो। मैंने उनके हाथ जोड़ने से पहले ही उनके हाथ पकड़ लिए और कहा, मुझे माफी नहीं चाहिए, बस दोबारा किसी बहू के साथ ऐसा मत होने देना। सासू माँ ने सिर हिलाया। उसके बाद उन्होंने घर के सामने खड़ी उसी गाड़ी की चाबी मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आज से इस घर में सबसे पहली सीट उसी की होगी जिसका सबसे ज्यादा सम्मान होना चाहिए। मैं हल्का सा मुस्कुरा दी। उस दिन मुझे समझ आ गया कि कभी कभी घर छोड़कर जाना रिश्ते तोड़ना नहीं होता, बल्कि लोगों को रिश्तों की असली कीमत समझाना होता है। और उस दिन के बाद इस घर में जब भी कहीं जाने की बात होती, सबसे पहले एक ही सवाल पूछा जाता था, नैना, तुम तैयार हो ना? तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।